नमस्कार दोस्तों। भारत की राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा था हमारा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इसमें 1909, 1919 और 1935 के जो अधिनियम हैं इनकी बात करेंगे। बीच में एक जगह साइमन कमीशन आएगा, उसकी बात करेंगे। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 1909 का जो अधिनियम है इस अधिनियम की अपन बात करते हैं। इसको बोलते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसका एक अन्य नाम भी है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें मार्ले जो है वो भारत सचिव है और मिंटो जो है वो वायसराय है। यहीं से इस 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, यहीं से भारत के विभाजन की एक तरह से नींव रखी जाती है। 1907 में हमें पता है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल बनते हैं। तो ये 1909 का जो ये 1907 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये सूरत में होता है। तो ये 1909 वाला जो अधिनियम था, यहीं से भारत विभाजन की नींव जो रखी गई है, या एक तरह से जो रूपरेखा तैयार हुई थी भारत विभाजन की, वो 1909 के अधिनियम से ही होती है। अब 1909 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद जो थी, उनके अंदर जो सदस्य संख्या थी इसको और बढ़ा दिया गया, और वो बढ़ाकर अब कर दी गई थी 60 सदस्य। जैसे हमें पता है 1853 में 6 सदस्य, फिर 1892 में बढ़ा के 16 सदस्य किए थे, और अब 1909 में बढ़ाकर इनको कर दिया था 60 सदस्य। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि सदस्य संख्या तो बढ़ा दी थी, पर अभी भी जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का था, यानी कि जो गैर सरकारी या जो भारतीय थे उनको बहुमत नहीं दिया गया था केंद्रीय के अंदर। और जो प्रांतीय जो परिषद जो थी, उसमें गैर सरकारी जो सदस्य थे उनको अनुमति दे दी गई थी। उसके बाद में हम आगे तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं कि दोनों सत्रों पर, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में, जो विधान परिषद के कार्यों का जो दायरा था वो दायरा बढ़ा दिया गया। दायरा बढ़ाकर क्या किया गया, एक तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई जो पहले नहीं थी, और दूसरी बजट के ऊपर संकल्प संकल्पन जो था वो रखा जा सकता था, यानी कि मत का अधिकार बजट के ऊपर दे दिया गया था। इस अधिनियम की और खास बात क्या थी, इस अधिनियम के अंदर पहली बार क्या था, भारतीय जो थे, भारतीयों को जो वायसराय और जो गवर्नर गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद होती थी, उस कार्यकारी परिषद में, उस कार्यकारी परिषद के साथ ये अपना एक एसोसिएशन, यानी कि एक तरह से उसमें अपना ग्रुप बना सकते थे। इसीलिए हमें पता है पहले भारतीय जिनको शामिल किया गया था कार्यकारी परिषद में वो थे एसपी सिन्हा। ये नाम याद रखने वाला है कि पहले भारतीय जिनको कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था वो थे हमारे एसपी सिन्हा साहब। उसके बाद में 1909 को जब परिषद था, उसकी एक इंपॉर्टेंट बात आगे हम करते हैं, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक पृथक निर्वाचन की पद्धति लागू कर दी गई थी। पृथक निर्वाचन किसके लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जो था वो लागू कर दिया गया था। और इसमें क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आ गया था। एक तरह से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या था कि सिर्फ कुछ एरिया, जैसे इस एरिया से मुस्लिम ही चुनाव में खड़े होंगे और केवल मुस्लिम लोग ही उस पे मत करेंगे, उसमें किसी अन्य को मतदान का अधिकार भी नहीं था, यानी कि मुस्लिम सदस्य ही चुनाव करेंगे, मुस्लिम मतदाता का, और मतदाता भी मुस्लिम ही कर सकते हैं। ये धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। एक तरह से यहाँ से धार्मिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन जो होता है ना, उसकी यहाँ से धार्मिक आधार पर निर्वाचन को
शुरू कर दिया गया था। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता जो थी, सांप्रदायिकता है ना, सांप्रदायिकता एक बुरी चीज है, इसको इन्होंने वैधानिकता दे दी थी, है ना, कानूनी रूप से इसको लागू कर दिया था। और हाँ, जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो है, इसके जनक अगर पूछे जाए तो इसका जनक था लॉर्ड मिंटो, क्योंकि ये मार्ले मिंटो सुधार इसको बोला जाता है। जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेट्स थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, यूनिवर्सिटीज और जो जमींदार थे, उनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान इसमें था, जो पहले से चला आ रहा था। उसके बाद में आता है हमारा 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। ठीक है। अब इसमें एक चीज हमें पता है कि 1914 से 1900 जो 1918 तक जो था, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। और इसमें जो भारतीय जो थे, उन भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए ये 1909 में फिर भारत शासन अधिनियम आता है। तो भारतीयों को क्या लगा था कि हमने अंग्रेजों का साथ दिया है, तो इसमें जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। 20 अगस्त 1917 की बात है ना। जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने पहली बार क्या घोषणा की कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी जो सरकार है, उत्तरदायी सरकार है, उसकी स्थापना की जाएगी। यहां उन्होंने बोला क्रमिक रूप से। क्रमिक रूप का मतलब है कि एक साथ लागू नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें उत्तरदायी सरकार लागू करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, 20 अगस्त 1917 वाली को, इसको अगस्त घोषणा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अगस्त घोषणा भी बोला जाता है। 1919 में भारत शासन अधिनियम बना। ये अधिनियम जो है, ये 1919 में बन तो गया था, पर ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1921 के। अब इस अधिनियम की कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय और जो प्रांतीय जो थे, इनके जो विषय थे या इनके जो कार्य थे, उनकी सूची बना दी गई थी, जैसे हमारी 7वीं अनुसूची है। ठीक है। सूची बनाकर इनके कार्यों को क्या था, अलग अलग कर दिया गया, है ना। राज्य के कार्य अलग कर दिए और जो केंद्रीय थे उनके जो है कार्य अलग कर दिए, यानी कि ये यहां से सूची बनाकर कार्यों का बंटवारा कर दिया। और कुछ हद तक जो राज्य थे वो केंद्रीय नियंत्रण से क्या हो गए थे, कमी हो गई थी उनमें कुछ हद तक केंद्रीय नियंत्रण की। दूसरा जो क्या था, केंद्र और प्रांतीय जो विधान परिषद थे, वो अपनी अपनी सूची के ऊपर, जैसे उनके कार्य तो बांट दिए, अब एक और आ गया, जब बांट दिए तो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है, ये जो अपनी अपनी सूची जो थी, ये अपनी अपनी सूची के ऊपर विधान बना सकते थे। विधान बना सकते थे, यानी कि अपनी अपनी सूची के ऊपर कानून बना सकते थे। परंतु इसमें क्या था, सरकार का जो ढांचा था वो अभी भी केंद्रीय और एकात्मक ही था। अलग अलग उनको शक्तियां तो दे दी गई, परंतु ढांचा अभी भी केंद्रीय और एकात्मक रखा गया था। इसमें क्या होता है, इसमें फिर उन्होंने प्रांतीय जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया। एक थे हमारे हस्तांतरित विषय, दूसरे रखे थे आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित थे उनमें गवर्नर का शासन था और ये मंत्रियों की सहायता से, विधान परिषद के प्रति जो मंत्री उत्तरदायी थे उनकी सहायता से ये इन विषयों के ऊपर कार्य करते था। और जो आरक्षित विषय थे उन पर जो गवर्नर की जो कार्यपालिका परिषद थी उसकी सहायता से ये शासन करता था, जो विधान परिषद के लिए क्या थी, उत्तरदायी थी। तो इस तरह से दो में बांट दिया, तो ये एक तरह से हो गई शासन की, ये प्रांतों के अंदर ये शासन की कौन सी व्यवस्था हो गई, दोहरी व्यवस्था। और इसी को ही फिर आगे चल के प्रांतों में क्या बोला गया,
द्वैत शासन। तो ये द्वैत शासन यहां से शुरू कर दिया प्रांतों के अंदर। इस अधिनियम ने पहली बार क्या की थी, द्विसदनीय व्यवस्था की थी। कहां, केंद्र के अंदर, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी थी। एक उच्च सदन था और एक निम्न सदन था। ये उच्च सदन ही आगे चलकर राज्यसभा बना और निम्न सदन आगे चलकर लोकसभा बना था। अगर बात की जाए 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट ने क्या किया था, कार्यकारी और विधान परिषद बनाई थी। और इस 1919 वाले एक्ट ने विधान परिषद के दो भाग कर दिए थे, उच्च और निम्न सदन। अब जो ये द्विसदनीय व्यवस्था थी, इसके अंदर एक लागू किया गया प्रत्यक्ष निर्वाचन। और पहली बार ही इसके अंदर फर्स्ट टाइम इसमें क्या थी कि अब पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मतदान कर सकती थी, यानी कि महिलाओं को भी मतदान का अधिकार यहां दे दिया गया था। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन कर दिया गया था। ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्य जो थे उन्हीं का अब इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन लागू कर दिया। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसको था, दोनों सदनों के जो बहुसंख्यक जो थे सिर्फ उन्हीं का प्रत्यक्ष निर्वाचन था। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें एक और लागू किया गया कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, इसमें 6 सदस्य होंगे और उन 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी कर दिया गया। परंतु इसमें एक चीज छोड़ी गई थी, कमांडर इन चीफ का जो पद था वो सिर्फ ब्रिटिश ही लेंगे। 1909 के अधिनियम में सिर्फ मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का दिया गया था। इस 1919 ने सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन का जो दायरा था या जो पृथक निर्वाचन जो तो हमारा था उसको बढ़ा दिया गया। किसको दे दिया गया, अब सिखों को भी दे दिया गया, भारतीय जो ईसाई थे उनको भी दे दिया गया, यूरोपीय जो थे उनको भी दे दिया गया, आंग्ल भारतीय जो थे उनको भी पृथक निर्वाचन दे दिया। मतलब 1919 के सिद्धांत ने पृथक निर्वाचन को और विस्तारित कर दिया। इसमें एक चीज और रखी गई थी कि संपत्ति कर या जो शिक्षा है, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार, मत देने का अधिकार प्राप्त था, है ना। किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना कर है, कितनी उसकी शिक्षा, उसी आधार पर वो मतदान कर सकता था। लंदन में एक भारत के लिए उच्चायुक्त के कार्यालय को स्थापित किया गया और भारत सचिव के कुछ कार्य, भारत सचिव के कुछ कार्य इस उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। एक इसके अंदर क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग जो है उसके गठन का प्रावधान भी 1919 के भारत शासन अधिनियम में था। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी कि 1919 के अधिनियम में प्रावधान कर दिया। और इसी प्रावधान के चलते 1926 में क्या था, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में इसका गठन हुआ। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 1919 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जो केंद्रीय बजट और जो राज्य बजट है उनको अलग अलग कर दिया गया। अब राज्य विधानसभाओं को अपना बजट खुद बनाने की शक्ति भी इसके अंदर दे दी गई थी, यानी कि अब जो राज्य विधानसभा है वो अपना बजट स्वयं बना सकते थे। ये व्यवस्था इसके अंदर की गई थी। एक
इसमें एक व्यवस्था की गई कि एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। कब? 10 साल बाद। और ये वैधानिक आयोग क्या करेगा? 1919 के अधिनियम के जो भी उद्देश्य थे, वो उद्देश्य कितने सफल हुए हैं, इनकी रिपोर्ट वो सौंपेगा। इसके लिए इनकी जांच करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसलिए 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। परंतु 10 साल बाद बनाया जाएगा तो वो वैधानिक आयोग बनना था 1929 में। परंतु हम क्या देखते हैं कि 1927 के अंदर ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है, यानी कि 8 साल बाद ही, यानी कि निर्धारित समय से 2 साल पहले ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय, है ना, ये क्या था? 7 सदस्यीय एक आयोग था और इसमें थे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। इस आयोग ने 1927 में बना था और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उस रिपोर्ट में इसने क्या कहा? इसने कहा कि द्वैध शासन प्रणाली, राज्य सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन, इन सब व्यवस्थाओं को जारी रखा जाए, है ना। और इसने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के जो प्रतिनिधि है, इसके साथ इन्होंने क्या किए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, हमें पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए फिर कि क्या क्या जारी रखना है क्या नहीं। इन सम्मेलनों में क्या चर्चा हुई कि संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र, है ना, इस साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, इसी ने क्या किया था? एक श्वेत पत्र जारी हुआ था इस साइमन कमीशन की, जो गोलमेज सम्मेलन है उनके बाद में, है ना, जिससे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की जो संयुक्त की जो प्रवर समिति थी उसके सामने इसको रखा गया। कुछ संशोधन हुए और फिर आता है हमारा इसके बाद में भारत जो परिषद अधिनियम 1935 बनाया गया। इसके बीच में एक चीज और आती है, सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? सांप्रदायिक अवार्ड की बात करें तो अंग्रेजों ने देखा कि यहां सिर्फ जो भारत में क्या है कि सिर्फ धर्म के आधार पर पृथक्करण नहीं है, जाति के आधार पर भी पृथक्करण किया जा सकता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अगस्त 1932 में उन्होंने क्या किया? इस जो सांप्रदायिक अवार्ड जो था, इसमें अगस्त 1932 में उन्होंने क्या कहा कि जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए भी उन्होंने पृथक निर्वाचन की या पृथक प्रतिनिधित्व की एक योजना की घोषणा कर दी। यानी कि अब इसने पृथक निर्वाचन को दलितों तक भी बढ़ा दिया था। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। पता हो तो यरवदा, पुणे में जो यरवदा जेल थी उसमें महात्मा गांधी जी थे और वो अनशन पे बैठ गए थे। फिर कांग्रेस के नेताओं और दलित नेता जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके बीच में समझौता होता है और उस समझौते को बोला जाता है पूना पैक्ट। तो जो पूना पैक्ट था वो इस सांप्रदायिक अवार्ड जो अवार्ड था इसी की वजह से हुआ था। इसमें क्या था? संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा और दलितों के लिए स्थान भी इसमें आरक्षित कर दिए गए थे, यानी कि एक तरह से आरक्षण की बात हुई थी। इसके बाद में आता है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस 1935 के अधिनियम ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार जो है उसका गठन किया, जिसके लिए क्रमिक रूप से बात की गई थी पहले, और इस रूप में ये मील का पत्थर साबित हुआ। ये 1935 का अधिनियम है, ये लंबा प्लस विस्तृत अधिनियम है। देखा जाए तो इसके अंदर 321 तो धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, और यहीं से हमारा जो आज का संविधान है वो बना था। संविधान जब बना था उस टाइम उसमें 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। अब 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने ये कहा कि एक अखिल भारतीय जो संघ है उसकी स्थापना की जाएगी, उसकी स्थापना की कल्पना की थी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें एक इकाई, यानी कि इसमें
ब्रिटिश भारत या जिसको राज्य बोल दो वो, प्लस जो देसी रियासतें थी, ये सारी आपस में मिलकर एक इकाई बनाएंगी। ये इसके अंदर बात रखी गई थी। पर हुआ क्या, इस अधिनियम ने केंद्र और जो राज्य थे उनके बीच में शक्तियों के लिए तीन सूचियां बना दी, यानी कि कार्यों का और बंटवारा कर दिया, जिनमें संघ, राज्य और संवर्ती सूची बनाई। संघ सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची के अंदर 36 विषय उस टाइम रखे गए थे। अवशिष्ट शक्तियां वो किसके पास, वायसराय के पास। ये हमारी आज की 7वीं अनुसूची से मिलती जुलती है। जैसे अब हमारी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो उस टाइम अवशिष्ट शक्तियां रखी गई थी, वायसरॉय को दी गई थी। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी जो है अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने क्या था, इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था कि हम एक यूनिट नहीं बनाएंगे। अब क्या था, 1919 में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगा था, उस द्वैत शासन को 1935 ने समाप्त कर दिया। यह समाप्त हुआ तो एक तरह से प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हो गई। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी जो गवर्नर जो था वो राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी जो मंत्री थे, उन मंत्रियों की जो सलाह मानने के लिए अब जो गवर्नर है, सलाह मानने के लिए गवर्नर जो है वो बाध्य था, मतलब उसको मानना जरूरी हो गया था। ये व्यवस्था जो है 1937 में तो ये व्यवस्था शुरू होती है और 1939 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। कौन सी, उत्तरदायी सरकार वाली। अब प्रांतों में तो 1935 के अधिनियम ने द्वैत शासन खत्म किया और केंद्र में द्वैत शासन शुरू कर दिया। संघीय जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित, जो पहले प्रांत में बांटे थे। हालांकि ये भी प्रावधान कभी लागू नहीं हुए। अच्छा, इस अधिनियम ने क्या किया, इस अधिनियम ने क्या किया, 11 राज्यों में से 6 जो राज्य थे, 6 राज्य कौन कौन से, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल बिहार संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास और असम, इन 6 जगहों पे इन्होंने क्या किया, द्विसदनीय व्यवस्था लगा दी। द्विसदन में कौन सी, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि इन ये लागू तो कर दी, पर अभी भी इनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध थे, बहुत सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत इनको रखा गया था। 1935 के अधिनियम ने और क्या किया था, और देखें तो इसने दलित, जाति, महिला, मजदूर जो वर्ग थे, अब इनके लिए इन्होंने अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। यानी कि ये निर्वाचन का, पृथक निर्वाचन का दायरा बढ़ाते ही जा रहे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी उसका और विस्तार कर दिया। इसने क्या किया था, 1858 का जो था अधिनियम, उसमें जो भारत परिषद की जो स्थापना की गई थी इसको समाप्त कर दिया था। 1858 वाले भारत परिषद जो स्थापना थी उसको 1935 वाले ने समाप्त कर दिया। और इंग्लैंड में जो भारत था, अब उसको सलाहकार की टीम मिल गई थी। मताधिकार का भी इसमें विस्तार किया गया, है ना। इसमें क्या था, मताधिकार का भी विस्तार था, मताधिकार भी बढ़ाया गया। और अब 10% जो जनसंख्या जो थी उसको मत देने का अधिकार था, उसको मत देने का अधिकार था। और इसमें क्या था
जो देश की मुद्रा और जो साख पर जो नियंत्रण था उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी 1935 के अधिनियम से होती है, देश में जो मुद्रा और जो साख है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या था, जैसे पहले संघीय लोक सेवा आयोग आ गया था, संघीय लोक सेवा आयोग भी आ गया, अब इसने क्या किया था, प्रांतीय सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना भी 1935 के अधिनियम से कर दी। और दो या अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त सेवा आयोग था या संयुक्त लोक सेवा आयोग था, उसकी जो स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से की गई थी। और इसी के अंतर्गत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही 1935 के अधिनियम से ही क्या किया गया था, 1937 के अंदर, इसी अधिनियम से 1937 के अंदर क्या किया गया था, संघीय न्यायालय, इसकी स्थापना इसकी स्थापना हुई थी। तो ये था कुछ 1935 के अधिनियम की बात। अब हम आगे करेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, एक वो बच गया है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में सिर्फ एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम करेंगे, उसके बाद में आगे के टॉपिक देखेंगे। संविधान सभा क्या थी, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, फिर उसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब आगे देखते चलेंगे। तब तक आप इसको तैयार करते चलें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।